जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं मध्य प्रदेश वन रक्षक और जेल प्रहरी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 19, जिसमें आप लोगों के लिए करंट अफेयर, जीके जीएस, एमपी जीके और साइंस के क्वेश्चन रखे गए हैं, जो कि आप लोगों के आने वाले एमपी फॉरेस्ट और जेल प्रहरी एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, दिसंबर 2022 को किस भारतीय व्यक्तित्व की संयुक्त राष्ट्र में पहली प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो आप लोगों से पूछा गया है कि किसी भारतीय व्यक्तित्व की संयुक्त राष्ट्र में पहली प्रतिमा का अनावरण किया गया है, तो वह व्यक्ति कौन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड, महात्मा गांधी। संयुक्त राष्ट्र संघ में महात्मा गांधी जी की पहली प्रतिमा का अनावरण किया गया है। वर्तमान समय में जो भारत है हमारे, इनके विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर। तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत के वर्तमान विदेश मंत्री कौन है, तो आपका आंसर होगा एस जयशंकर। और संयुक्त राष्ट्र के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वह है एंटोनियो गुतेरस। तो यह भी आप लोगों को याद रखना, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। वर्तमान समय में भारत की जो राष्ट्रपति हैं वह द्रौपदी मुर्मू हैं। ठीक है, यह भी आप लोगों को याद रखना है। द्रौपदी मुर्मू भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। अभी आपके पटवारी एग्जाम 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संबंध किस राज्य से, तब आपका आंसर होगा ओडिशा राज्य से। ठीक है, यह ओडिशा की एक राजनीतिज्ञ हैं जो कि वर्तमान समय में भारत की राष्ट्रपति हैं, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, और यह भारत की प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, तब आपका आंसर होगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, निम्नलिखित जिलों में से किसका पुराना नाम ईसागढ़ था। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया इनमें से किसका पुराना नाम ईसागढ़ था। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, गुना जिले का पुराना नाम ईसागढ़ था। गुना को मालवा का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। तो यदि आप लोगों से पूछा जाए कि किस जिले को या भारत मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र को मालवा का प्रवेश द्वार कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा गुना को। गुना की जो स्थापना है वह चंद्र प्रघोत महासेना के द्वारा की गई थी। तो अगर आपसे इस प्रकार भी पूछ ले जाए कि गुना की स्थापना किसने की, तब भी आप आंसर कर सकते हैं चंद्र प्रघोत महासेना के द्वारा। और गुना से अलग करके 15 अगस्त 2003 को अशोकनगर जिला बनाया गया था। तो यह क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि अशोकनगर को किससे अलग करके जिला बनाया गया था। तो आपका आंसर होगा गुना से अलग कर जिला बनाया गया था। कब बनाया गया था, तो 15 अगस्त 2003 को अशोकनगर को गुना जिले से अलग कर मध्य प्रदेश का एक नया जिला बनाया गया था। और वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं, तो आपका आंसर होगा 52 जिले हैं। मध्य प्रदेश का जो नवनिर्मित 52वां जिला है वह निवाड़ी जिला है, जो कि क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। और मध्य प्रदेश का जो 53वां प्रस्तावित जिला जो बनेगा, तो वह अभी आपको पता होगा कि शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है, जो कि हमारे मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश का 53वां जिला जो है मऊगंज को बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए गठित समिति में निम्नलिखित में कौन शामिल है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड, राष्ट्रपति। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए गठित समिति में राष्ट्रपति जो है शामिल नहीं होते हैं। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री, लोकसभा विपक्षी दल के नेता, यह सभी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में शामिल होते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना जो है वर्ष 1993 में हुई थी, जिसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। और प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि वर्ल्ड ह्यूमन डे कब मनाया जाता है, तब आपका जो राइट आंसर ह्यूमन राइट्स डे। तो करेक्ट आंसर होगा आपका 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, ब्रिटिश भारत की मालवा एजेंसी का भारत में कब विलय हुआ। तो आपको बताना है कि ब्रिटिश भारत की जो मालवा एजेंसी है इसका मध्य भारत में कब विलय हुआ। करेक्ट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वर्ष 1947 में। ब्रिटिश भारत की मालवा एजेंसी का मध्य भारत में 1947 में विलय हुआ था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है ओलंपिक में कोई भी पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर
फोर्थ, कंडम मल्लेश्वरी। कंडम मल्लेश्वरी जो है यह ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। इन्होंने ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक जीता था। और यह भारत की पहली महिला भारोत्तोलक है। तो यदि आप लोगों से पूछा जाए कि भारत की पहली महिला वेट लिफ्टर या कह सकते हैं कि भारोत्तोलक कौन है, तब आपका आंसर होगा कंडम मल्लेश्वरी। और यह ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि ओलंपिक खेलों में कोई भी पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तब आपका आंसर होता है कंडम मल्लेश्वरी, क्योंकि वहां पर आपको स्पेशली कभी भी पदक नहीं दिया जाता। तो इन्होंने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। लेकिन एक क्वेश्चन है जो आपसे स्पेशली पूछा जा सकता है। वह क्वेश्चन है जो आपके विविध में ही दिया हुआ है, लुसेंट में आपको पता होगा कि भारत के लिए ओलंपिक खेलों में रजत पदक जीतने वाली पहली महिला कौन है। तब आपको यह स्पेशली पूछा गया है। तब आपका आंसर क्या होगा? तब आप कहेंगे कि पीवी सिंधु। भारत के लिए ओलंपिक खेलों में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला जो है वह पीवी सिंधु है, जिनका संबंध बैडमिंटन से है। और कंडम मल्लेश्वरी जो है यह भारोत्तोलक है, वेट लिफ्टर है, और इनका संबंध जो है आंध्र प्रदेश राज्य से। यह भी आप लोग अच्छे से याद रख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है जिसे विश्व विरासत स्थल में शामिल करने की सिफारिश की गई है? तो बताइए जल्दी से, ग्रेट बैरियर रीफ कहां स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर जो आपको होने वाला है दोस्तों, वो क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सेकेंड, ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट बैरियर रीफ जो है यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, जिसे विश्व विरासत स्थल में शामिल करने की सिफारिश की गई है। ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में पूछा जाए तो आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन हमेशा बनता है एग्जाम में कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ है। तब आपका आंसर होगा विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ है, जो कि कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया देश में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, 32वीं बावली कहां स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, चंदेरी में। 32वीं बावली कहां स्थित है? तो आपका आंसर होगा चंदेरी में स्थित है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन शास्त्र की पाठशाला का उनके संस्थापक के साथ सही मिलान नहीं है? तो देखिए यहाँ पर भारत के जितने दर्शन शास्त्र हैं उनके साथ उनके संस्थापकों के नाम दिए गए हैं, और आप लोगों से पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा दर्शन शास्त्र के साथ उसके संस्थापक का सही मिलान नहीं है। तो आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सेकंड। यहाँ पर सही मिलान है, आपसे ये पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। पूर्व मीमांसा के जो प्रतिपादक हैं वह जैमिनी मुनि है। ठीक, अब इसके अलावा आप लोगों से देखिए बाकी के यहाँ पर ये गलत है, यहाँ भी इसका प्रतिपादक गलत है, यहाँ भी। तो इनके सही प्रतिपादक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए अगर आप लोगों से पूछा जाए कि सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है, तब आप कहेंगे कि कपिल मुनि है। कौन है? कपिल मुनि है। अगर आप लोगों से पूछा जाए योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है, तब आप कहेंगे कि सर पतंजलि है। कौन है? पतंजलि है। यदि आपसे पूछा जाए कि न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन है, तब आप कहेंगे अक्षपाद गौतम है। कौन है? अक्षपाद गौतम है। फिर आपसे कहा जाए वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है, तब आप कहेंगे उलूक कणद हैं। उसके बाद आपसे कहा जाए कि उत्तर मीमांसा के कौन है, तब आपका आंसर होगा उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक है बादनारायण, और अद्वैत मत के प्रतिपादक हैं आदि गुरु शंकराचार्य। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, कौन सा धर्म बाघ की गुफाओं से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड, बौद्ध धर्म। बाघ की गुफाओं से संबंधित धर्म आप लोगों से पूछा गया कौन सा है, तो आपका आंसर होगा बौद्ध धर्म है। बाघ की गुफाएं जो है यह धार जिले में बागिन नदी के तट पर स्थित है। तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि किस नदी के तट पर स्थित, तो आंसर होगा धार जिले में बागिन नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर, जल्दी से बताइए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ओ हुम, जिनका पूरा नाम आपको दिया गया एलन ऑक्टेवियन हुम ने 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है मुंबई में की थी। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना जो है यह 28 दिसंबर 1885 को ए.ओ. हुम के द्वारा मुंबई में की गई थी। इसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा की गई थी और इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। हाल ही में पटवारी एग्जाम से यहां से 2 क्वेश्चन बने थे। पहला क्वेश्चन बना था कि इसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो आंसर है व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। इससे दूसरा क्वेश्चन बना था कि इसके फर्स्ट अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, आंसर होगा 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है, मिहिर भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर आप लोगों का होने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रतिहार।
ठीक है, मिहिर भोज जो है यह प्रतिहार राजवंश से संबंधित थे। अगर प्रतिहार राजवंश की स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना जो है हरिश्चंद्र के द्वारा मालवा में की गई थी। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक मिहिर भोज हुआ। उसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। तो यदि आप लोगों से पूछा जाए कि मिहिर भोज की जो राजधानी थी वह क्या थी, तो आप कहेंगे कि कन्नौज इनकी राजधानी थी। और इनके शासनकाल को गुर्जर प्रतिहार वंश का स्वर्ण काल माना जाता है। उसे ग्वालियर अभिलेख में आदि बरहा भी कहा गया है। तो आप लोगों से अगर पूछा जाए कि ग्वालियर अभिलेख में किस शासक को आदि बरहा कहा गया, तो आपका आंसर होगा मिहिर भोज को, जिनका संबंध है गुर्जर प्रतिहार वंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हाल ही में हॉर्नबिल फेस्टिवल कहां मनाया गया है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड, नागालैंड राज्य में। हाल ही में हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है नागालैंड राज्य में बनाया गया है। नागालैंड की जो राजधानी है वह कोहिमा है। नागालैंड के जो सीएम है वह नेफ्यू रियो है और गवर्नर श्री एल गणेशन को हाल ही में बनाया गया है। हॉर्नबिल उत्सव जो है यह प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में नागालैंड में मनाया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल को त्योहारों का त्योहार कहा जाता है या त्योहारों का उत्सव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है हमारे सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह का नाम क्या है। काफी इजी क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, बृहस्पति। हमारे सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह का नाम जो है वह बृहस्पति है। यह सूर्य से 5वां ग्रह है। यह सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कांच मंदिर कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पूछा गया है प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कांच मंदिर कहाँ स्थित है। तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इंदौर में। प्रसिद्ध कांच मंदिर जो है यह इंदौर में स्थित है। यह एक जैन मंदिर है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि इसका संबंध किस धर्म से है, तो आप कहेंगे कि यह एक जैन मंदिर है जिसे सेठ हुकुम चंद जैन ने बनवाया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आप लोग एमपी फॉरेस्ट और जेल पेरी एग्जाम की अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर करना चाहते हैं तो आप हाल ही में एमपी गवर्नमेंट के द्वारा कंडक्ट कराई गई एग्जाम जैसे एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022, आबकारी एग्जाम 2023, एमपी पटवारी एग्जाम 2023 की सभी शिफ्टों के क्वेश्चन जरूर लगाएं। ठीक है, सभी शिफ्टों की पीडीएफ फाइल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर लिंक दी गई है। नहीं तो आप लोग इस नंबर पर, जो स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूं, इस नंबर पर व्हाट्सअप कर भी हमसे यह सारी पीडीएफ आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और अगर बात की जाए कि इनके पेपर लगाने से क्या फायदा होगा, तो देखिए पेपर लगाने से आपको यह पता चलता है कि एग्जाम में क्या लेवल चल रहा है, एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। एक अंदाजा आप लगा सकते हैं और उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर आने वाले एग्जाम में सिलेक्शन ले सकते हैं। यदि आप लोगों को पटवारी और एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की पीडीएफ फाइल सब्जेक्ट वाइज भी डाउनलोड करना है, जैसे आपको दिखाई दे रही है, तो भी आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ पढ़ने होने से यह फायदा होता है कि जैसे आप हिंदी पढ़ने बैठे तो आप रेगुलर 70 शिफ्टों की हिंदी एक साथ पढ़ सकते हैं। इंग्लिश पढ़ने बैठे तो रेगुलर 1800 क्वेश्चन इंग्लिश के एक साथ पढ़ सकते हैं। अगर मैथ्स पढ़ने बैठे आप रेगुलर, तो लगभग आपके 2300 प्लस क्वेश्चन है मैथ्स के, आप उसे रेगुलर पढ़ सकते हैं। रीजनिंग भी, मतलब रीजनिंग तो आपके फर्स्ट में आने वाली नहीं है, इसके अदर दूसरा सब्जेक्ट भी आप आसानी से पढ़ सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सभी की लिंक दी गई है, आप वहां से डाउनलोड कर ले। नहीं तो जो नंबर आप लोगों की स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, आप यहां से भी सारी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है आरटीआई में जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पश्चिम बंगाल। ठीक है, आरटीआई में जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला जो राज्य है वह आप लोगों का यहाँ पर तमिलनाडु बना है, पश्चिम बंगाल नहीं होगा, तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर है। आरटीआई का फुल फॉर्म पूछा जाए तो इसका फुल फॉर्म होता है राइट टू इंफॉर्मेशन और सूचना का अधिकार। ठीक है, और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 सरकारी सूचना के लिए नागरिक अनुरोधों पर समय पर प्रतिक्रिया देना अनिवार्य करता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन थी। पहली भारतीय महिला कौन थी। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया गया है, तो बताइए, आप इसी प्रकार भी आंसर दे सकते हैं। अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन थी अगर आपसे पूछा जाए, तब आपका आंसर होगा एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला एनी बेसेंट थी। लेकिन क्वेश्चन को अगर आपसे घुमा दिया जाए कि पहली भारतीय महिला कौन थी, तब आपका आंसर क्या होगा, तब आपका आंसर होगा सरोजिनी नायडू। ठीक है, पहली भारतीय महिला कौन थी, तब आपका आंसर होगा सरोजिनी नायडू। और ओनली ये पूछा जाए कि पहली महिला कौन थी, तब आपका आंसर होगा एनी बेसेंट। सरोजिनी नायडू जो है यह भारत की किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल भी बनी थी। ठीक है, यह भी पूछा जाता है कि भारत के किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, आपका आंसर होगा सरोजिनी नायडू, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया रानी दुर्गावती किस वंश की राजकुमारी थी।
तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, चंदेल वंश की। रानी दुर्गावती जो है यह चंदेल वंश की राजकुमारी थी। इनका विवाह जो है गोंड शासक दलपत शाह के साथ हुआ था। दलपत शाह की मृत्यु के बाद रानी दुर्गावती ने गढ़मंडला का शासन संभाला, या गढ़मंडला की शासिका बनी, और इन्हें गढ़मंडला की झांसी के रानी के रूप में भी जाना जाता है। इनका जो समाधि स्थल है वह जबलपुर में स्थित है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ, नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर बांध जो है यह नर्मदा नदी पर बनाया गया है। नर्मदा जो है मध्य प्रदेश की राज्य की नदी है। इसे 2017 में जीवित नदी का दर्जा प्रदान किया गया है। नर्मदा का उद्गम अमरकंटक से होता है। यह पूर्व से पश्चिम की ओर बहते हुए खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। ठीक है, गुजरात राज्य से होकर जाती है। तो ये सरदार सरोवर जो बांध है गुजरात राज्य में ही नर्मदा नदी पर बनाया गया है। और अगर आपसे पूछा जाए कि नर्मदा नदी की टोटल लंबाई कितनी, तब आप कहेंगे 1312 किलोमीटर है, और एमपी में इसकी लंबाई कितनी है, तब आप कहेंगे कि 1077 किलोमीटर है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा जा रहा है बैंक दर को उस दर के रूप में परिभाषित किया जाता है जिस पर, तो राइट आंसर आपको बताना है कि बैंक दर को उस दर के रूप में परिभाषित किया जाता है जिस पर। आप चार ऑप्शन आपको दिए हैं कि वाणिज्यिक बैंक आरबीआई को दीर्घकालिक ऋण देता है, वाणिज्यिक बैंक आरबीआई को अल्प अवधि ऋण देते हैं, या आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देते हैं। तो यह आप लोगों को राइट आंसर बताना है। या फिर वाणिज्यिक बैंक अपने ग्राहकों को ऋण देते हैं। तो बैंक रेट क्या होता है, बैंक दर क्या होता है, यह आपसे पूछा गया है। राइट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को जिस रेट पर या जिस दर पर ऋण देता है उसे बैंक रेट कहा जाता है। आरबीआई जो है इसका फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। यह अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। अभी हाल ही में आपके एमपी पटवारी एग्जाम 2023 में पूछा गया था। तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। वर्तमान समय में इसका मुख्यालय मुंबई में है, और इसके जो 25वें गवर्नर हैं वर्तमान में वह शक्तिकांत दास हैं। इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है कौन सा प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक, देखिए हमारे जीके, जीएस, करंट अफेयर और एमपी जीके के क्वेश्चन समाप्त होते हैं, अब साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक सापेक्षता के अपने सिद्धांत के लिए जाना जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अल्बर्ट आइंस्टाइन। सापेक्षता के सिद्धांत के लिए अल्बर्ट आइंस्टाइन को जाना जाता है। सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार E बराबर से mc² होता है। तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है यहां पर आपसे फॉर्मूला भी, सापेक्षता के सिद्धांत का फॉर्मूला क्या होता है अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रकाश की चाल निकालने के लिए, तो यहां से आप बता सकते हैं E बराबर से mc² होता है। और इसका फॉर्मूला किसने दिया था? तो आपका आंसर होगा, यह सापेक्षता के सिद्धांत की खोज किसने की? तो आंसर होगा अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। अल्बर्ट आइंस्टाइन को उनके प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर आपसे पूछा गया है इस्पात खालिस्तान की मिश्र धातु है। तो राइट आंसर आपको बताना है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, जल्दी बताइए, इस्पात किस किस का मिश्र धातु होता है? तो करेक्ट आंसर होगा इस्पात लोहा और कार्बन की मिश्र धातु होता है। किसका होता है? लोहा और कार्बन की मिश्र धातु होता है। यहां पर देखिए, अब आप लोगों को यहां लोहा ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा। लोहे के साथ कार्बन मिलाया जाता है तो कौन सी धातु तैयार होती है? आपका आंसर होगा इस्पात तैयार होता है, स्टील तैयार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है निम्नलिखित में से किसे ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती? चार ऑप्शन दिए गए और आपको पूछा गया है कि इनमें से किस क्रिया के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण, एरोबिक उपापचय, दहन या पौधों का शोषण। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो है यह दलहनी पौधों की जड़ों में पाए जाने वाले राइजोबियम जीवाणु के द्वारा किया जाता है। दलहनी पौधे कैसे? तो आप कह सकते हैं कि जो फलीदाना होता है आप कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसका पौधा यह भी दलहनी है, सोयाबीन दलहनी है, अरहर दलहनी है। ठीक है, तो यह दलहनी जो पौधे होते हैं इनके जड़ों में राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा मल मौखिक रोगों के मुख्य संचरण का रूप में कार्य करता है? तो चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से कौन सा ऐसा रोग है जो मौखिक रोगों के मुख्य संचरण तत्व के रूप में कार्य करता है। दिए गए ऑप्शंस में से आपको राइट आंसर बताना है। तो आप देखिए मुंह में आप ऐसी कौन सी चीजें इनमें जो डालते हैं, मुंह के माध्यम से आपके शरीर में रोगाणु प्रवेश करते हैं, तो इनमें से कौन सी चीजों से? तो आप कहेंगे कि फिंगर्स। ठीक है, आपके हाथ गंदे हैं और आप कुछ खा पी लेते हैं तो उसके तहत जो रोग के जीवाणु होते हैं वह अपने मुख के द्वारा आपके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो इसका जो प्रमुख संचरण तत्व वो क्या है? आपकी फिंगर्स होती है, उंगलियां होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। तो राइट आंसर आपका होगा, जल्दी से बताइए कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। करेक्ट आंसर आप लोगों का होने वाला है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मीथेन गैस। ठीक है, अब यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दिया है, जब कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो आप आंसर सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड लगाएंगे। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है यह ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस प्रभाव दोनों के लिए सबसे मुख्य गैस होती है। तो यहां पर यह नहीं दिया था तो आर्गन इसका राइट आंसर होगा, सॉरी यहां पर मीथेन इसका करेक्ट आंसर होगा। आर्गन तो जो है यह आप लोगों की नोबेल गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है शरीर के संरचनात्मक तत्वों के विकास और रखरखाव के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है। करेक्ट आंसर जो होने वाला है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, प्रोटीन। शरीर के संरचनात्मक तत्वों के विकास और रखरखाव के लिए प्रोटीन आवश्यक होता है। प्रोटीन का निर्माण एमिनो एसिड के द्वारा होता है। सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन होता है तथा शाकाहारियों को अरहर की दाल के माध्यम से और अन्य दाल के माध्यम से प्रोटीन प्राप्त होता है और मांसाहारियों को दूध, मांस के माध्यम से प्रोटीन प्राप्त होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जीवन के सभी ज्ञात रूपों के लिए आवश्यक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आर्गन। आर्गन जो है यह जीवन के सभी ज्ञात रूपों के लिए आवश्यक है। और सॉरी आर्गन नहीं, कार्बन। और कार्बन को जो प्रतीक चिन्ह होता है वह C होता है और इसका परमाणु क्रमांक 6 और परमाणु भार जो होता है वह 16 होता है। कार्बन के अप्रूप की बात की जाए तो कार्बन के 2 अप्रूप होते हैं जिसमें हीरा व ग्रेफाइट शामिल होता है। तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि ग्रेफाइट किसका अप्रूप होता है, तो आपका आंसर होगा कार्बन का अप्रूप होता है। और ग्रेफाइट एकमात्र ऐसी धातु है जो कि विद्युत की सुचालक होती है। और यहां पर आपसे पूछा जाए कि हीरा किसका अप्रूप होता है तो भी आपका आंसर होगा कार्बन का अप्रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है तारे आकाश में वास्तविक से अधिक ऊंचाई देते हैं क्योंकि वह वास्तव में है, किस वजह से दिखाई देते हैं बताइए जल्दी। तो राइट आंसर होगा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तारे आकाश में उनकी वास्तविक ऊंचाई से अधिक ऊंचे दिखाई देते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही प्रकाश हमें टिमटिमाते हुए भी दिखाई देते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आपसे पूछा गया है भ्रूण के पोषण में मदद करने वाली संरचना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है भ्रूण के पोषण में मदद करने वाली संरचना कौन सी है। दिए गए ऑप्शंस में से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। भ्रूण को पोषण के लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे प्लेसेंटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लेसेंटा कहा जाता है। इसी के माध्यम से माँ तो होती है बच्चों की, भ्रूण में जो जीव होता है उसकी जो माँ होती है उसके खून के माध्यम से पोषण तत्व मिलता रहता है भ्रूण को, जिससे भ्रूण का विकास होता है। इसे हिंदी में अपरा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है कंधे की हड्डी का बाहरी विस्तार होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एक्रोमियन। कंधे की हड्डी का बाहरी विस्तार जो है वह एक्रोमियन होता है। इसे ऑस्टियोफाइट्स के रूप में भी जाना जाता है। तो ये थे दोस्तों आज के टॉप 30 क्वेश्चन जो हम आप लोगों के लिए लेकर आए थे। साथ ही हमने यहाँ पर आप लोगों के लिए क्विज रखी जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। आज की क्विज है फलों और सब्जियों में स्थित कैरोटीन उन्हें कौन सा रंग प्रदान करता है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, साथ ही चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आपको जितने भी पीडीएफ दिखाई गई थी यदि आप लोग उन सभी पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करके भी हमसे आसानी से सारी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी और आने वाले एमपी फॉरेस्ट जेल प्रेरी एग्जाम में आपका भी सिलेक्शन हो पाएगा। तो फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन जरूर दबा लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहे। जय हिंद दोस्तों।